एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता इसमें, एक आध शॉर्ट नोट ही बनता है, वो भी आता है तो नहीं कम है इसमें चांसेस, पर अपन को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपनों ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास थी अपनी फार्माकोडायनामिक यानी एक्शन ऑफ ड्रग। अपनों ने पढ़ा एक्शंस ऑफ ड्रग। एक्शंस है, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो टू टाइप्स के ब्रॉड एक्शन है। एक जो हमें चाहिए वांटेड थी, डिजायरेबल थे, एक थे जो अनडिजायरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर है, पैरासीटामोल चाहिए मुझे फीवर को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, यानी वो उसका डिजायरेबल इफेक्ट है। पर जब पैरासीटामोल दिया तो उसके सारे इफेक्ट आएंगे। हो सकता है जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन फीवर को कम करती है लेकिन एस्प्रिन गैस्ट्राइटिस करती है, तो जो गैस्ट्राइटिस था दैट इज अनडिजायरेबल इफेक्ट। यानी हम अगर ड्रग के एक्शन को डिवाइड करें तो टू टाइप्स के एक्शन हैं, डिजायरेबल फार्माकोडायनामिक एक्शन और अनडिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो जो डिजायरेबल है वो अपने बेनिफिशियल इफेक्ट है, डिजायरेबल यानी बेनिफिशियल इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल डिक्रीज द फीवर, डिक्रीज द पेन, बेनिफिशियल इफेक्ट। अनडिजायरेबल वो क्या आ जाएंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो हमें नहीं चाहिए थे, अनडिजायरेबल थे, अनवांटेड इफेक्ट थे, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो अपन डिस्कस करेंगे अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग। So adverse drug reaction, undesirable or unwanted effect of drug, that is adverse drug reaction। दो डेफिनेशन आती है, एक होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एक होती है एडवर्स ड्रग इवेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स ड्रग इवेंट। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग, आप ट्रीटमेंट ले रहे थे किसी डिजीज को ठीक करने के लिए, आप ड्रग ली, तो ड्रग की वजह से अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, कोई नोक्शियस इफेक्ट आ रहा है ड्रग की वजह से, यानी उसका कोजल रिलेशनशिप है विद ड्रग। डोज बढ़ाते गए, साइड इफेक्ट बढ़ता गया। आपने ड्रग बंद कर दी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो वो डिसअपियर हो गया, यानी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो साइड इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, वो नोक्शियस इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, वो ड्रग की वजह से ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। एडवर्स ड्रग इवेंट, एनी नोक्शियस इवेंट अकर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद ड्रग। अब हो सकता है आप ड्रग ले रहे थे डिजीज को ठीक करने में, ड्रग ले रहे थे, कोई साइड इफेक्ट आया, कोई नोक्शियस इफेक्ट आया, हो सकता है वो ड्रग की वजह से भी हो सकता है या वो अदर रीजन की वजह से भी हो सकता है, तो यानी एडवर्स ड्रग इवेंट है वो। अगर उसका ड्रग के साथ कोजल रिलेशनशिप है, वो ड्रग की वजह से ही हो रहा है वो नोक्शियस इफेक्ट, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और वो अगर किसी ड्रग या किसी और वजह से हो रहा है, दैट इज एडवर्स ड्रग इवेंट, यानी एनी नोक्शियस इफेक्ट अकर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मे एंड मे नॉट बी एसोसिएटेड विद ड्रग। तो ये दो डेफिनेशन है, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। सो अपन बैक में आ जाते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी अनडिजायरेबल इफेक्ट। अब अनडिजायरेबल थे, हो सकता है एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड हो सकता है अनएक्सपेक्टेड हो। यानी हमें पता है मैंने ये ड्रग ली, ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो ये साइड इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी वो एक्सपेक्टेड है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड एडीआर, दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड एडीआर। एक्सपेक्टेड ये किससे रिलेटेड है? उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से। इसको हम बोलते हैं टाइप ए रिएक्शन। अनएक्सपेक्टेड मैं बताऊंगी इनको डिटेल में, ये होती है टाइप बी रिएक्शन। यानी ये साइड इफेक्ट सब में आएगा, ये उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड है, एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आप एसिटाइल कोलिन ले रहे हो, एसिटाइल कोलिन मियोसिस के हिसाब से आप उसको काम में ले रहे हो। पाइलोकार्पिन मियोसिस करता है, लेकिन वो क्या करता है? इनकी यूरिनेशन, डेफिकेशन। तो मियोसिस तो आपने उसका इफेक्ट काम में ले लिया, लेकिन इनकी यूरिनेशन, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन वो एक्सपेक्टेड है, वो आएंगे ही आएंगे। तो वो हो गए टाइप 1। अनएक्सपेक्टेड में ये मेनली जेनेटिक रिलेटेड होते हैं, किसी में आएंगे किसी में नहीं आएंगे। जैसे मैंने बोला एटिपिकल सूडोकोलिनेस्टेज किसी में प्रेजेंट होता है तो उनमें सक्सिनाइल कोलिन की टॉक्सिसिटी दिखेगी। जिनमें नॉर्मल सूडोकोलिनेस्टेज है उसमें हमें सक्सिनाइल कोलिन टॉक्सिसिटी नहीं दिखेगी। तो यानी ये अनएक्सपेक्टेड है, दिस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। फिर तीसरे एडीआर्स होते हैं अदर टाइप्स के, सी डी ई। इतनी थीम समझ आई? इतना समझ आया? यस है ना? इतना समझ आया? तो वो एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं एडीआर, अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। तो टाइप ए के अंदर कौन से आते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट? कौन से एडीआर्स आते हैं? साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। इनको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। अनएक्सपेक्टेड में जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, इसमें फॉर एग्जांपल एलर्जी, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, इडियोसिनक्रेसी, एलर्जिक रिएक्शन, इडियोसिनक्रेसी। अदर्स में मैं डिस्कस करूंगी C फॉर क्रोनिक, D फॉर डिलेड साइड इफेक्ट, E फॉर एंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहले अपन टाइप ए पे चलेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ए एंड टाइप बी। तो अपन में डिफरेंस पता करते हैं। टाइप ए अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट एंड टाइप बी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एडवर्स, इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं? इस टाइप के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ये होते हैं ए फॉर ऑगमेंटेड, बी फॉर बिजारे यानी एबनॉर्मल, ऑगमेंटेड, बी फॉर बिजारे। टाइप ए इट इज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन, related to pharmacological action. Type B, they are unrelated to pharmacological action. अपन ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ते हैं, इसका ये इफेक्ट है, इस पे ये इफेक्ट है अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर, तो उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा उसी से रिलेटेड होंगे टाइप ए साइड इफेक्ट। इनका कोई लेना देना नहीं है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन से, वो बिल्कुल अलग होंगे। दे आर मोस्ट कॉमन। टाइप ए मोस्ट कॉमन होते हैं, दे आर लेस कॉमन। ये मोस्ट कॉमन है बट दे आर लेस सीवियर। साइड इफेक्ट है, थोड़े बहुत आते हैं,
आपने एस्पिरिन ली, गैस्ट्राइटिस है, माइल्ड है, सहन हो जाती है, टॉलरेबल है, तो दे आर लेस सीरियस। लेकिन अगर टाइप बी है, वैसे तो नहीं होता, कुछ केसेस में ही होगा, लेकिन अगर हुआ तो क्या करता है, सीरियस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल किसी को एलर्जी हो गई, एनाफाइलैक्टिक शॉक हो गया, तो इट इज डेंजरस। ये होते हैं प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, यानी मतलब इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इस ड्रग के यही साइड इफेक्ट आएंगे, यानी प्रिडिक्टेबल। ये एक्शन है, एसिटाइल कोलिन मियोसिस करता है, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज सिक्रीशन करता है, तो अपन को पता है प्रिडिक्टेबल है। लेकिन टाइप बी है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, अपन पता नहीं कर सकते, तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, कैसे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार्बिटूरेट। बार्बिटूरेट CNS डिप्रेसेंट है, पर कुछ पेशेंट में क्या करती है ये, एक्साइटेशन। बार्बिटूरेट इज अ सिडेटिव हिप्नोटिक, नींद के लिए काम में लेते हैं, तो ये CNS डिप्रेसेंट है, लेकिन कुछ के अंदर ये क्या करता है, एक्साइटेशन, तो अपन इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये होती है टाइप ए एंड टाइप बी। फिर आप इसकी एग्जाम्पल लिख देना, साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। टाइप बी के अंदर आता है इडियोसिनक्रेसी एंड एलर्जिक रिएक्शन। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइड इफेक्ट। फर्स्ट टाइप का जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, डेट इज साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट ये क्या होता है, पहला अपन को पता है कि टाइप ए रिएक्शन है, तो इसमें सारे फीचर टाइप ए के होंगे, यानी रिलेटेड टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन, प्रिडिक्टेबल, डोज रिलेटेड है ये, ठीक है, मोर कॉमन है बट लेस सीरियस। तो यानी साइड इफेक्ट दे अकर, these undesirable effect occur at therapeutic dose. Side effect, undesirable effect occur at therapeutic dose. This is important. Therapeutic dose पे अगर हमें कोई साइड इफेक्ट दिखता है ड्रग का, that is साइड इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं अपन इसको। मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल डाइसाइक्लोमीन, कोई बताएगा डाइसाइक्लोमीन किस ग्रुप में आती है ड्रग? प्रेरणा नहीं पता, कोई नहीं, अपन को अभी अपने पढ़ा नहीं इसलिए नहीं पता। डाइसाइक्लोमीन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो जब किसी को स्पाज्मोडिक पेन होता है ना, एब्डोमिनल पेन, तो डाइसाइक्लोमीन लेते हैं एज अ एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्म को कम करने के लिए इसकी एंटीकोलिनर्जिक मैकेनिज्म है। तो यानी इसका थेरेपेटिक यूज आपने क्या लिया, स्पाज्म को कम करने के लिए, कोलिक पेन था उसको कम करने के लिए, थेरेपेटिक डोज पे चल रही थी। लेकिन इसके दूसरे एक्शन भी हमें दिखाई देंगे, एंटीकोलिनर्जिक है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल तब अपन को इसका साइड इफेक्ट दिखेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ। उस पेशेंट की कंप्लेंट होगी, यार पेन तो ठीक हो गया मेरा, लेकिन मेरा मुंह सूख जाता है इसको लेने से, पर वो टॉलरेबल है और वो थेरेपेटिक डोज पे आया है, तो यानी ये क्या है, इसका साइड इफेक्ट। अब कई बार क्या होता है, इस साइड इफेक्ट को हम दूसरी जगह भी काम में लेते हैं, यानी एक डिजीज के लिए वो साइड इफेक्ट है पर दूसरी डिजीज के लिए वो थेरेपेटिक इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोडीन होती है, ये कफ सप्रेसेंट के रूप में काम में लेते हैं। किसी को अगर कफ है, ड्राई कफ, खांसी आ रही है, तो उसको सप्रेस करने में हम कोडीन काम में लेते हैं, तो यानी कफ को सप्रेस करती है। बट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे ये इसका साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, तो हम इस साइड इफेक्ट को कहाँ यूज करते हैं, किसी पेशेंट को अगर
नॉन इन्फेक्टिव डायरिया होता है तो हम कोडिन यूज़ करते हैं। किसी पेशेंट को अगर डायरिया है, नॉन इन्फेक्टिव है, तो वहाँ इसका साइड इफेक्ट था कॉन्स्टिपेशन, तो वहाँ हम कॉन्स्टिपेशन को एज ए थेरेपेटिक यूज़ काम में ले लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसकी डेफिनेशन आप यही रखोगे, टाइप ए है ऑगमेंटेड अकर एट द थेरेपेटिक डोज। फिर आप एक एग्जाम्पल लिखोगे, दिस इज साइड इफेक्ट। दूसरा होता है, दूसरे टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट मतलब दिस साइड इफेक्ट अपीयर ड्यू टू यूज ऑफ मेडिसिन। वैसे इसका कोई उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, पर आपने उसका लिया तो क्या हुआ, उसकी वजह से एक सेकेंडरी इफेक्ट डेवलप हुआ, और वो क्या है, एडवर्स, अनडिजायरेबल था। दूसरा इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज अनडिजायरेबल। फॉर एग्जाम्पल, हमने ली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो क्या है, नाम से पता चल रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये क्या करेगी, सभी बैक्टीरिया को किल करेगी। चाहे वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उसको नहीं पता मुझे कौन से बैक्टीरिया को किल करना है, वो सब बैक्टीरिया को किल करेगी। इवन हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको भी डिस्टर्ब कर देगी। तो जब नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सुपर इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे, और नॉर्मल क्या होते हैं, जैसे फंगस है वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में ग्रो कर जाएगी। जैसे कैंडिडा नॉर्मल हमारी बॉडी में है, लेकिन वो इनहिबिटेड रहते हैं बाय द प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया। तो अब इस एंटीबायोटिक ने क्या किया, उन बैक्टीरिया को किल कर दिया जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया थे, एनारोबिक बैक्टीरिया थे, और वो क्या कर रहा था, फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करके रख रहा था। ये सुपर इन्फेक्शन मैं डिटेल में बताऊंगी एंटीबायोटिक में। तो क्या होगा, फंगस ग्रोथ बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, तो इंक्रीज कैंडिडा इन्फेक्शन। यानी आपने एक ड्रग ली, उसकी वजह से दूसरा इफेक्ट डेवलप हो गया, दैट इज सुपर इन्फेक्शन। ऐसे ही कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई लंबे समय तक लेता है तो पेशेंट की इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इंक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो ये हो गया सेकेंडरी इफेक्ट। ये भी टाइप ए है। हमें पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो सुपर इन्फेक्शन होगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करें। हम डायग्नोज करेंगे कि इसको ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव है या एनारोबिक है, तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम एंटीबायोटिक देंगे। थर्ड, टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट ये क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट वो था साइड इफेक्ट थेरेपेटिक डोज पे दिख रहा था, ये हमें दिखेगा हाई डोज पे। व्हेन अनडिजायरेबल इफेक्ट अकर एट द हाई डोज, तो वो क्या होंगे, टॉक्सिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्फिन। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, पेन को रिलीफ करने में काम में लेते हैं। अगर आप इसकी डोज ज़्यादा ले लेते हो तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करता है, तो क्या करता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यानी अकर एट द हाई डोज, तो ये हो गया अपना टॉक्सिक डोज। तो अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या है। वो थेरेपेटिक डोज पे दिखा था, ये हाई डोज पे दिखा था। एक एक आपको एग्जाम्पल याद रखना है इसका। कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, आपने हाई डोज ले ली तो वो क्या करते हैं, पॉइजनिंग। कुछ ड्रग्स हाई डोज पे क्या करती है, पॉइजनिंग, बहुत ज़्यादा सीवियर नॉक्शियस इफेक्ट यानी पॉइजनिंग। तो ये अपने में लिए आता है, आप अगर आपको पॉइजनिंग हो गई तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रीट अ केस ऑफ पॉइजनिंग। बुक में कहीं भी आ जाए आपके एक क्वेश्चन तो आता ही आता है पॉइजनिंग का, कि हाउ टू मैनेज ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, हाउ टू मैनेज ओपियोइड पॉइजनिंग। कोई भी पॉइजनिंग है, अल्कोहल पॉइजनिंग है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो एक इसका जनरल कॉन्सेप्ट है, वो अपन
पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी पॉइजनिंग का केस आया, मैनेजमेंट ऑफ केस ऑफ पॉइजनिंग। सबसे पहले आपके पेशेंट आया, सबसे पहले आप उसका ABC चेक करो, ABC, उसके वाइटल्स चेक करो। पेशेंट जैसे ही आपके पास आया, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। आप उसका एयरवे चेक करो, खुला है या नहीं, एयरवे पैटेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल इंट्यूबेट करो उसको, ट्रेक्योस्टोमी करो। अपन को उसके एयरवे को खोलना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, ब्रीदिंग दो, ऑक्सीजन दो आप उसको। थर्ड इज मेंटेन सर्कुलेशन, बीपी उसका कम है तो उसको फ्लूइड दो। तो सबसे पहला टारगेट अपना होता है ABC, ये आप मेंटेन करो। फिर उसका देखो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर सही है कि नहीं है, ब्लड ग्लूकोज लेवल सही है कि नहीं है। तो ये नॉर्मल मेजर्स हैं जो अपन को आते ही चेक करने हैं पॉइजनिंग के केस में। ये अपन ने जनरल मेजर यूज किया। फिर सेकेंड स्टेप आता है, अब अपन पॉइजनिंग की तरफ में आएंगे। अपन फर्दर एब्जॉर्प्शन था उसको रोकेंगे, टू प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन। जिस भी साइड से एब्जॉर्ब हो रही है वो ड्रग, अपन उसको वहां से रोकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉइजनस था, वो स्किन के कांटेक्ट में आने में पॉइजनिंग कर रहा है, तो आप फटाफट उसकी स्किन को धो, वॉश द स्किन। ऐसे ही स्टमक से अगर वो गई है तो आप क्या करो, उसको इमेसिस इंड्यूस करो, वोमिटिंग इंड्यूस करो। स्टमक में पड़ी है, अपन नहीं जाते वो ब्लड में जाए ड्रग, तो उसके एब्जॉर्प्शन को रोक दो। तो हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवास करते हैं, इमेसिस करते हैं, यानी इमेसिस मतलब वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक लवास करते हैं। तो उससे क्या होगा, वो कंटेंट अपन वापस बाहर निकाल देंगे, टू प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा हम क्या देते हैं, कुछ में चारकोल देते हैं। मैंने आपको बताया था चारकोल की एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करेगा, पॉइजनस सब्सटेंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी में जाने से उसको रोकेगा। वोमिटिंग, इमेसिस कराते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, केरोसिन पॉइजनिंग है, उस केस में हम इमेसिस इंड्यूस नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आप जैसे ही इमेसिस इंड्यूस करोगे तो हो सकता है वो लंग्स में चला जाए और हो सकता है एस्पिरेट निमोनिया कर दे। तो हर कंडीशन में नहीं करेंगे, डिपेंड करता है किस टाइप की पॉइजनिंग है, यानी टू प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन। ये अपना हो गया। फिर आगे, अगर ड्रग ब्लड में चली गई, अगर पेशेंट 2 घंटे के बाद आया है, 2 घंटे से पहले पहले आया है तो इसमें वो स्टमक में है, तो आप उसको गैस्ट्रिक लवास कर दो, इमेसिस कर दो। अगर 2 घंटे के बाद आया है, इट मीन्स वो ब्लड में चली गई है, अपन ये मानेंगे। अब अपन को क्या करना है, उसको ब्लड से रिमूव करना है। तो आप क्या करो, इंक्रीज इलिमिनेशन को बढ़ा दो। इलिमिनेशन अपन जैसे कैसे बढ़ाते हैं, या तो फोर्स डायूरेसिस कर दो, डायूरेटिक दे दो, ज़्यादा यूरिन आएगा उसके साथ बाहर चली जाएगी। या चेंज द pH ऑफ यूरिन, अगर ड्रग एसिडिक थी तो एल्केलाइन कर दो, और अगर एल्केलाइन था तो यूरिन को एसिडिक ड्रग कर दो, तो वो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में चेंज होके एस्ट्रेट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, इलिमिनेट करना है बॉडी से, हीमोडायलाइसिस कर दो। तो मैंने आपको बताया था किस में हीमोडायलाइसिस करते हैं, किस में नहीं करते। अगर ड्रग ब्लड में पड़ी है, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है, तो इट इज़ गुड कैंडिडेट फॉर हीमोडायलाइसिस। लेकिन इसका जिसका वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अपन हीमोडायलाइसिस से नहीं रिमूव कर सकते। इसके अलावा कुछ ड्रग्स के स्पेसिफिक एंटीडोट्स होते हैं, वो अपन जब भी पॉइजनिंग पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ ड्रग्स के एंटीडोट्स अवेलेबल हैं। तो ये होता है जनरल ट्रीटमेंट, जनरल मैनेजमेंट ऑफ अ केस ऑफ पॉइजनिंग। ये आपका फोरेंसिक में भी आएगा। तो अपना हो गया साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। यानी ये थी टाइप 1 रिएक्शन, मोस्ट कॉमन होती है, उसके इफेक्ट से रिलेटेड होती है, प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, डोज रिलेटेड है, अनडिजायरेबल है, ठीक है। फिर अपन सेकंड चलते हैं, टाइप बी रिएक्शन।
B for bizarre. They are unrelated to their pharmacological action. Number 1. They are mainly based on genetic makeup of patient. उसके जीन पे डिपेंड करती है टाइप बी रिएक्शन, तो इट इज अनप्रिडिक्टेबल. इट इज लेस कॉमन बट मोर सीरियस. इसमें कौन सी आती है? एलर्जी. एलर्जी इट इज इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन. हर किसी में ड्रग की एलर्जी नहीं होती, किसी में होती है एलर्जी. होता है ना, जैसे इसको इस पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है. फॉर एग्जांपल एनसैड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. उसमें ब्रूफेन होती है, वो किसी में एलर्जी करता है, किसी में एलर्जी नहीं करता. तो अपन उससे कई बार क्या आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर ड्रग से आपको एलर्जी तो नहीं है, एलर्जी की हिस्ट्री है या नहीं है. तो यानी ये टाइप बी रिएक्शन है, अनप्रिडिक्टेबल है. तो फर्स्ट इज एलर्जी, इट इज इम्यून रिलेटेड. पूरा एलर्जी आप किस में, माइक्रो में डिस्कस करोगे. मैं सिर्फ यहाँ ड्रग से रिलेटेड पार्ट ही डिस्कस करूंगी. एलर्जी कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम ड्रग ली तो ये हेप्टन की तरह काम करती है, तो ये बॉडी की प्रोटीन के साथ कंबाइंड होती है. ड्रग एक्ट एज ए हेप्टन, इट कंबाइंड विद बॉडी प्रोटीन. और क्या करेगी? एक्ट एज अ एंटीजन. एंटीजन की तरह काम करती है. एंटीजन की तरह काम करेगी तो ये क्या करेगी? इंड्यूस एंटीबॉडी, अपने अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगी. फर्स्ट टाइम जब पेशेंट ने ड्रग ली, एंटीजन की तरह काम किया और ये हमारी बॉडी में क्या पड़ी है? अब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी. अब दोबारा पेशेंट ने सेम ड्रग ली, दोबारा अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसको कोई एलर्जी नहीं हुई फर्स्ट टाइम. दोबारा उसने ड्रग ली, अगेन वो हेप्टन की तरह काम करेगा, बॉडी की प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा और क्या करेगा? एक्ट एज ए एंटीजन. अब एंटीजन की तरह एक्ट कर रहा है. अब बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बनी हुई पड़ी है, तो इन दोनों की रिएक्शन होगी. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी. ये क्या करेगी? मास्ट सेल पे जाके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेगी. फॉर एग्जाम्पल हिस्टामिन. और ये हिस्टामिन क्या करेगा? एलर्जी लाइक ईचिंग, इडीमा, रेडनेस, ये क्या? टिकेरिया. तो ये क्या करेगा? ड्यू टू हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. तो ये होगी अपनी एलर्जिक रिएक्शन. बात आता है इसका ट्रीटमेंट. इट मे बी माइल्ड, इट मे बी सीवियर. माइल्ड भी हो सकती है, माइल्ड ईचिंग है, माइल्ड रेडनेस है किसी ड्रग लेने से. हो सकता है वो सीवियर हो, एनाफाइलैक्टिक शोक हो जिसमें बीपी कम हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, लैरिंजियल इडीमा होगा, एंजियोन्यूरेटिक इडीमा. तो बात आता है अगर सीवियर है तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं एलर्जिक रिएक्शन में. एक्चुअली ये एलर्जिक रिएक्शन 4 टाइप्स की होती है. टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. इसमें किसका रोल होता है? IgE का. इसमें होता है IgG. टाइप 4 में होती है मेनली हेल्पर टी सेल. ये आप कंप्लीट पढ़ोगे पूरा. एक आपका है एक्सरसाइज है माइक्रोबायोलॉजी में. अपन सिर्फ ड्रग से रिलेटेड पढ़ेंगे. तो ये जो टाइप ए रिएक्शन में मेनली कौन सी एंटीबॉडी का रोल है? IgE. इसमें IgG और इसमें हेल्पर. तो इसमें मेनली क्या होता है? टाइप 1 के अंदर हम जो ट्रीटमेंट देते हैं एंटी हिस्टामिनिक्स, क्योंकि इसमें मेन मीडिएटर जो रिलीज होता है हिस्टामिन, तो हम एंटी हिस्टामिनिक देते हैं. टाइप 2, 3rd एंड 4th में मेन रोल किसका होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड का, स्टीरॉयड का. एलर्जी के अंदर हम 3 ग्रुप यूज करते हैं एलर्जी को कम करने के लिए. एंटी हिस्टामिनिक, और कोई नाम बताएगा एलर्जी को कम करने के लिए? हिस्टामिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कौन है? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन बताया था मैंने फार्माकोडायनामिक के अंदर. एंटागोनिज्म 4 टाइप्स के थे.
फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। एड्रेनालिन इज अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ये ब्रोंकोडायलेटर करता है। मैंने एग्जाम्पल बताया था, तब मैंने कहा था ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो हम जब भी होती है टाइप ए रिएक्शन, इसमें हम एंटी हिस्टामिक देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं। अगर सीवियर है, माइल्ड एलर्जी है, तब तो एंटी हिस्टामिनिक से काम चल जाता है। लेकिन अगर एनाफाइलेक्टिक शोक है तो हम एड्रेनालिन देते हैं और फॉलोड बाय स्टेरॉइड। तो जैसे पूछते हैं टाइप 4 एलर्जी रिएक्शन के ट्रीटमेंट में आप कौन सी ड्रग दोगे, तो उसमें स्टेरॉइड है। टाइप फर्स्ट में एंटी हिस्टामिनिक, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड। वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे। एविल देते हैं ना, छोटी मोटी एलर्जी होगी, किसी ने ड्रग ली, एलर्जी होगी, तो हम एविल देते हैं। एविल क्या होता है, एंटी हिस्टामिनिक, क्लोरफेनिरामीन। तो ये हो गया अपना एलर्जिक रिएक्शन। फिर आता है इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी मतलब इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड टाइप सेकेंड रिएक्शन। जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जेनेटिक मेकअप ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है। किसी में होता है, किसी में नहीं होता। इट इज एबनॉर्मल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स सीएनए डिप्रेशन करता है, पर सम पेशेंट के अंदर ये क्या करता है, सीएनए एक्साइटेशन। तो ये हो गया इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन। फिर अपन चलते हैं टाइप सी रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपने मोस्ट कॉमन टाइप ए होती है, कुछ टाइप बी होती है, ये अदर्स में आएगा। टाइप सी, सी यानी क्रोनिक। इस टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन कब दिखते हैं, जब हम उसको क्रोनिक यूज करते हैं। किसी ड्रग को आप लंबे समय तक यूज कर रहे हो, उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट आता है, दैट इज क्रोनिक टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, कोर्टिकोस्टेरॉइड। फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड का अमाउंट बॉडी में ज्यादा होगा तो ये क्या करता है, कुशिंग सिंड्रोम। तो लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है तो उसमें क्या होता है, टाइप सी एडीआर दिखता है, यानी कुशिंग सिंड्रोम। तो ड्यू टू क्रोनिक यूज ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट इज टाइप डी। टाइप डी मीन्स डिलेड टाइप। डिलेड टाइप यानी पेशेंट मेडिसिन ले रहा था, तब तो उसमें साइड इफेक्ट नहीं दिखा, कई सालों के बाद उसमें साइड इफेक्ट दिखा, यानी डिलेड टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ट्रीटमेंट ले रहा था, नहीं दिखा, काफ़ी टाइम के बाद दिखा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मदर है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, वो ड्रग ले रही है, तो वो ड्रग किस में चली गई, मदर से फीटस में, तो वो उसके साइड इफेक्ट किस में दिखे हमें, फीटस के अंदर। तो वो हो गया डिलेड टाइप ऑफ साइड इफेक्ट। ऐसे ही है, कोई एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है कैंसर को कम करने के लिए, लेकिन वो एंटी कैंसर लंबे समय तक लेता है तो दूसरे टाइप के कैंसर इंड्यूस करता है, दूसरे टाइप के लिम्फोमाज इंड्यूस करता है, यानी डिलेड टाइप। तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं। जैसे डिलेड के अंदर इस पे शॉर्ट नोट आता है आपका, टीरेटोजेनिसिटी। टीरेटोजेनिसिटी, इट इज अ टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इस पे शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज टीरेटोजेनिसिटी। इट इज अ टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी डिलेड टाइप हो है। डेफिनेशन क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस fetus abnormality when a pregnant female use this medicine। कोई प्रेग्नेंट फीमेल है,
मेडिसिन यूज़ कर रही है तो क्या करेगी, उस ड्रग की कैपेबिलिटी है कि वो क्या करेगी, फीटस एबनॉर्मलिटी। तो एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस फीटस एबनॉर्मलिटी व्हेन प्रेग्नेंट फीमेल टेक द ड्रग, दैट इज टीरेटोजेनिसिटी, यानी उसने फीटस में एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस की। अब ये क्या है, 3 लेवल पे कर सकती है फीटस एबनॉर्मलिटी, 3 स्टेजेस पे कर सकती है। फर्स्ट, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के टाइम फीटस को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड थर्ड इज ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी प्रेग्नेंट फीमेल थी, 0 से 17 दिन तक ये पीरियड है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का टाइम, 0 to 17 डेज। इस टाइम अगर किसी फीमेल ने कोई ड्रग ली तो वो क्या करेगी, फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगी, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, तो उससे क्या होगा, फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फीमेल 18 to 55 डेज के बीच में कोई ड्रग ले रही है और वो फीटस को एक्सपोज कर रही है तो वो किसको अफेक्ट करेगी, ऑर्गन जेनेसिस को। तो कोई ऑर्गन नहीं बनेगा, वो डिपेंड करेगा ड्रग पे, कौन कौन सी ड्रग कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है। यानी इस स्टेज के अंदर, इस टाइम अगर मदर लेती है, प्रेग्नेंट फीमेल लेती है तो वो क्या करेगी, फीटस में ऑर्गेनोजेनेसिस को अफेक्ट करेगी। और 56 डे के बाद लेती है तो अब ऑर्गेनोजेनेसिस तो हो गए पर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। ऑर्गन बन तो गया लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो छोटा रह जाएगा। तो डिपेंड करता है ड्रग का साइड इफेक्ट कैसा आएगा, टीरेटोजेनिक इफेक्ट कैसा होगा, वो ड्रग पे डिपेंड करेगा और स्टेज पे डिपेंड करेगा कि उसने किस स्टेज पे ली है। तो इसीलिए अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको बिना पूछे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो अफेक्ट द फीटस। इसको कैटेगराइज किया है कि कौन सी ड्रग लेनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सी नहीं। तो ये कैटेगराइजेशन है इसका, A, B, C, D, X कैटेगरीज बनाई है। फॉर एग्जाम्पल ए में जो कैटेगरी आती है वो ड्रग्स बिल्कुल सेफ है। ऐसे ही नीचे जाते जाते हैं तो सेफ्टी कम होती जाती है, और जैसे एक्स के अंदर जो आती है कैटेगरी में, ऐसी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। ए ग्रुप में आती है वो ड्रग जैसे बिल्कुल सेफ होती है, जैसे थायरोक्सिन। किसी मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो थायरोक्सिन ले सकती है क्योंकि थायरोक्सिन क्या है, बिल्कुल सेफ है। ये स्टडी हो चुकी है, स्टडीज के अकॉर्डिंग बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल ए में वो ड्रग्स है जिनकी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर स्टडी हुई है, वो डाटा अपने पास अवेलेबल है, ह्यूमन डाटा, और वो ड्रग बिल्कुल सेफ है, तो हमने उसको कैटेगरी ए में किया है। बी में, सी में, ऐसे नीचे जाते जाते सी में वो आती है एक्स के अंदर जो बिल्कुल अनसेफ है, वो टीरेटोजेनिक है ही है, वो सीवियर साइड इफेक्ट फीटस में प्रोड्यूस करेगी, तो वो ड्रग हमें नहीं देनी, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल थैलिडोमाइड, इसमें क्वेश्चन आता है प्री पीजी के अंदर। थैलिडोमाइड अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल लेती है तो वो क्या करती है, फीटस एक्सपोज होगा तो फीटस में क्या करती है, फोकोमेलिया। फोकोमेलिया मीन्स सी लाइक लिम्फ। ये थैलिडोमाइड, ये कब पता चला इसका एडवर्स इफेक्ट, अराउंड 1958 या 61 के बीच में क्या था, मदर को क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर मॉर्निंग सिकनेस होता है, नोजिया वोमिटिंग। प्रेग्नेंट फीमेल को क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग, उसको बोलते हैं हम मॉर्निंग सिकनेस। तो उस समय ये थैलिडोमाइड बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब हो रही थी मॉर्निंग सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए। स्टडी हुई नहीं थी ज़्यादा 1958-61, हमें ये पता था इसका इफेक्ट है कि ये ना वोमिटिंग को कम करता है, तो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती थी उस समय। पर उस समय देखा गया जो उनके बच्चे पैदा हुए उनको क्या था, फोकोमेलिया, उनकी जो थाई की जो लॉन्ग बोन थी
उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, पैर छोटे छोटे रह गए, फिश लाइक यानी सील लाइक लिम्ब थे, लिम्ब छोटे थे, तो इसको हम बोलते हैं फोकोमेलिया। तो क्वेश्चन आता है फोकोमेलिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग, तो थैलिडोमाइड। तो इसलिए आजकल ये नहीं देते, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो इस पे शॉर्ट नोट आता है टीरेटोजेनिसिटी पे। अपना हो गया टाइप सी, हो गया टाइप डी। डी में यानी डीले, लेट साइड इफेक्ट अपीयर हुए, उसमें अपनों ने फर्स्ट पढ़ा टीरेटोजेनिसिटी, इसके अलावा कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी। कुछ ड्रग्स की कैपेबिलिटी होती है जब आप उसको लंबे समय तक यूज करते हो तो उनका डिलेड साइड इफेक्ट है वो कार्सिनोजेनिक होती है, वो सेल्स में म्यूटेशन कोज कर देती है, तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर। तो ये हो गया कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, ये भी डिलेड टाइप ऑफ साइड इफेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है टाइप ई, यानी एंड ऑफ ट्रीटमेंट। एंड ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स आपने ड्रग बंद कर दी, उसके बाद साइड इफेक्ट आया, एंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो हमने बंद करने के बाद साइड इफेक्ट अपीयर होते हैं, दैट इज एंड ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लोनिडीन विड्रोवल। कोई पेशेंट को हाइपरटेंशन था, बीपी को कम करने के लिए वो क्लोनिडीन ले रहा था, बीपी को कम करने के लिए वो क्या ले रहा था, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन कहाँ यूज करते हैं हम, हाइपरटेंशन में। तो चल रहा था, सब कुछ ठीक था, बीपी को कम कर रही थी, अचानक आपने क्लोनिडीन एकदम से बंद कर दिया, तो क्या होगा, एकदम से उसको हाइपरटेंशन हुआ, यानी एंड ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे ही आपने ट्रीटमेंट बंद किया एकदम से उसको दोबारा हाइपरटेंशन हुआ, तो ये किस में आता है, टाइप ई, यानी आफ्टर क्लोनिडीन विड्रोवल, एंड ऑफ यानी विड्रोवल रिएक्शन, ये हो गया एंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप की एडवर्स रिएक्शन है, अलग अलग टाइप्स की होती है, कुछ ड्रग्स में ये, कुछ में वो, डिपेंड करता है ड्रग टू ड्रग। तो कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गई बताओ, साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और इडियोसिनक्रेसी, एलर्जिक, हाँ, टीरेटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, हाँ, और कौन से एडवर्स रिएक्शंस हो सकती है, हाँ, विड्रोवल रिएक्शन। एक होती है आइट्रोजेनिसिटी, आइट्रोजेनिक रिएक्शन, आइट्रोजेनिक रिएक्शन। इट मीन्स आइट्रोजेनिक रिएक्शन मीन्स ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। आइट्रोजेनिक मतलब ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। कई बार पेशेंट ड्रग ले रहा है तो वो क्या करती है, कुछ डिजीज प्रोड्यूस करती है। अगर किसी ड्रग की वजह से कोई डिजीज इंड्यूस हो रही है, कोई डिजीज हो रही है, उसको बोलते हैं हम, उन ड्रग्स को बोलते हैं आइट्रोजेनिक रिएक्शन, यानी ड्रग की वजह से डिजीज, ड्रग इंड्यूस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कोर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है तो ये क्या करता है, इंड्यूस डायबिटीज, इंड्यूस पेप्टिक अल्सर, यानी इसने एक नई डिजीज प्रोड्यूस कर दी। कोर्टिकोस्टेरॉइड ने एक नई डिजीज प्रोड्यूस कर दी, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर। ऐसे ही कोई साइकोटिक पेशेंट था, वो क्या ले रहा है, एंटी साइकोटिक ड्रग, ठीक है, साइकोसिस है, वो एंटी साइकोटिक ड्रग लेता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, पार्किंसोनिज्म, यानी एंटी साइकोटिक ड्रग ने साइकोसिस को तो ठीक किया लेकिन एक नई डिजीज प्रोड्यूस कर दी, पार्किंसोनिज्म। तो यानी इट इज ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। तो इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है आपका टीरेटोजेनिसिटी एंड आइट्रोजेनिक रिएक्शन। फिर आपकी एक नोट, शॉर्ट नोट आता है
फार्माकोविजिलेंस। इसके अलावा एक एडवर्स रिएक्शन डिपेंडेंस भी होती है। कोई पेशेंट होता है ना, लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेता है तो वो उस पर डिपेंड हो जाता है, दैट इज डिपेंडेंस। डिपेंडेंस 2 टाइप्स की होती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल में वो मेंटली उस पर डिपेंड हो जाता है कि अगर मैंने दवाई नहीं ली तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, दैट इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। इसकी सीवियरिटी होती है जैसे हैबिचुएशन एंड ड्रग एडिक्शन। हैबिचुएशन लेस सीवियर है और एडिक्शन मोर सीवियर है। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के टाइप है। फिजियोलॉजिकल के अंदर लंबे समय तक ड्रग ली तो ऑर्गन उस पर डिपेंड हो गया, उसकी फिजियोलॉजी ऐसी हो गई कि अब हमने अगर ड्रग नहीं दी तो वो सिस्टम काम नहीं करता, दैट इज फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस में बी साइकोलॉजिकल, में बी फिजियोलॉजिकल। बात अपनी आती है फार्माकोविजिलेंस पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल नया टॉपिक है। फार्माकोविजिलेंस ये क्या है? फार्मा की एक ब्रांच है, जैसे मैंने फार्माकोजेनेटिक बताया था उस पे क्वेश्चन आता है फार्माकोविजिलेंस। ये फार्मा की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, एडीआर है वो चेक करते हैं ड्रग के। तो फार्माकोविजिलेंस इट इज अ साइंस एंड एक्टिविटी इन विच वी क्या करते हैं, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडीआर। फार्माकोविजिलेंस फार्मा की वो ब्रांच है जिसमें हम एडीआर चेक करते हैं, एडीआर देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है वो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है तो कोई नया एडीआर आया कि नहीं आया किसी ड्रग का, तो वो हम क्या करते हैं, जैसे वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन आई है, बिल्कुल नई वैक्सीन है, हमें नहीं पता इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। कब पता चलेगा? जब ये लार्ज पॉपुलेशन पे हम इसको देंगे। दी जा रही है अभी लार्ज पॉपुलेशन पे, तो क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं इसमें, तो उससे कंक्लूजन निकल रहा है, हाँ इसमें फीवर हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, माइल्जिया है, इसमें हेडेक हो रहा है। तो यानी हमने क्या किए, एडीआर डिटेक्ट किए, यानी डिटेक्शन किया, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ साइंस एंड एक्टिविटी इन विच वी डिटेक्ट, असेस, अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंट द एडीआर। तो ये होता है फार्माकोविजिलेंस। इस पे आएगा क्वेश्चन आपके। इट इज ए ब्रांच ऑफ फार्मा। ठीक है, एक तो आप इसमें डेफिनेशन लिखना, आपके इम्पोर्टेंट के हिसाब से बता रही हूँ मैं। इसमें हम क्या करते हैं, एडीआर फॉर्म भरते हैं। एडीआर फॉर्म है जैसे कोई फिजिशियन दे रहा था, कोई ड्रग दे रहा था, कोई नया साइड इफेक्ट अपीयर हुआ तो वो क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड एडीआर फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म भर के वो क्या करेगा, फार्माकोविजिलेंस सेंटर को देगा। सेंटर में इसका मेन सेंटर होता है पहले, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है इस फार्माकोविजिलेंस को, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देखती है प्रोग्राम को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है, मेन सेंटर है पूरा इंडिया के अंदर, मेन सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर है वो गाजियाबाद में है, फार्माकोविजिलेंस सेंटर, मेन सेंटर। फिर उसके 2 जोनल सेंटर हैं, 1 और 2। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया का मेन फार्माकोविजिलेंस सेंटर गाजियाबाद में है, फिर इसके 2 सेंटर है जोनल सेंटर, फिर उसके आगे 4 रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर, और फिर उसके बहुत सारे पेरिफेरल सेंटर है, जैसे अपना RUHS भी एक सेंटर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपनों ने RUHS में किसी डॉक्टर ने कोई एडीआर देखा तो वो क्या करेगा,
हमारा सेंटर है वो हमारे अंडर में आता है, हमने उससे फॉर्म ले लिया, वो हम फॉर्म कहाँ देंगे, पेरिफेरी से रीजनल सेंटर में, वो फॉर्म रीजनल सेंटर से जोनल सेंटर में जाएगा, मेन सेंटर में जाएगा, वो डाटा को क्या करेगा, कंबाइन करेगा, चेक करेगा, उसका कोजलिटी असेसमेंट करेगा कि वाकई ये ड्रग की वजह से है या नहीं है। कोजलिटी असेसमेंट करते हैं हम उसका टाइम के साथ, ठीक है। डी चैलेंज यानी डी चैलेंज का मतलब हम देखेंगे उस ड्रग को हटा के साइड इफेक्ट चला गया। री चैलेंज यानी ड्रग हमने वापस ऐड की, वापस ऐड करने से वो साइड इफेक्ट वापस आ गया, यानी ये होता है डी चैलेंज का मतलब आपने ड्रग बंद करने से साइड इफेक्ट चला गया, री चैलेंज मतलब आपने दोबारा ऐड करी तो साइड इफेक्ट आ गया, तो हमने उसका एसोसिएशन देखा। तो यानी फार्माकोविजिलेंस में हम यही चेक करते हैं, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इतना आप बस समझ लो, डेफिनेशन होगी, इसका मेन टारगेट क्या होता है, टू डिक्रीज द एडीआर। फार्माकोविजिलेंस का मेन एम क्या है, टू डिक्रीज एडीआर। हम एडीआर कम कैसे कर सकते हैं किसी भी ड्रग का, एक तो राशनल यूज ऑफ मेडिसिन करो, हमेशा हमें किसी ड्रग का एडीआर कम करने हैं, हमेशा आप पहले तो प्रॉपर डायग्नोसिस बनाओ और उसके अगेंस्ट में ट्रीटमेंट दो। कोई पेशेंट आपके पास आया, इन्फेक्शन है, आपने उसको एंटीबायोटिक दे दी, पर हो सकता था वो वायरल इन्फेक्शन था, एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं थी उसमें। तो ये इराशनल मेडिसिन है, तो बेमतलब कि आपने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया ड्रग रेजिस्टेंस, तो आपने एक साइड इफेक्ट डेवलप कर दिया, ड्रग रेजिस्टेंस। तो हमेशा प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन लो, उसकी प्रॉपर डोज होना चाहिए, प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए, फिर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे पता है वॉरफेरिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम करता है, तो बार बार उसका क्या होना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, लेबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर विजिलेंस होना चाहिए, तो हम उसके एडीआर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये अपना है फार्माकोविजिलेंस। तो एडीआर इतना ही है, फार्माकोविजिलेंस आप पढ़ना, टेरेटोजेनेसिटी पढ़ना।